Only one man could have made this film, and only one man can bring it to you tonight. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Mr. Christopher Nolan. क्रिस्टोफर नोलन एक ऐसे डायरेक्टर जिन्हें शायद ही कोई ना जानता हो, और इन्हें इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर ऑफ ऑल टाइम है। और ये बेसिकली साइंस फिक्शन और रियलिस्टिक मूवीज़ बनाने के लिए जाने जाते हैं। इनकी मूवी साइंस पर तो बेस्ड होती हैं, पर इनकी कोई भी मूवी आप देख लीजिए, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट दिखाए जाते हैं, फिर चाहे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन हो और हिस्ट्री से रिलेटेड हो या फिर एक्शन सीक्वेंसेस हो, वो सारी चीज़ें फ़िज़िक्स पे बेस्ड होती हैं और फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट से मैच करती हैं। इसीलिए लोग इनकी मूवीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक चीज़ और है कि इनकी मूवीज़ ज़्यादा नहीं है, इन्होंने अभी तक टोटल 12 मूवीज़ बनाई हैं ओपेनहाइमर को मिलाकर। तो मैंने क्रिस्टोफर नोलन की सारी मूवीज़ देखी हैं, और जिनमें से जो मेरी 3 सबसे फेवरेट मूवीज़ हैं, मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। यूँ तो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत सारी मूवीज़ डायरेक्ट की हैं, जैसे कि 1998 में उनकी पहली मूवी आई थी फॉलोइंग, उसके बाद 2000 में मोमेंटो, 2002 में इंसोम्निया, 2005 में बैटमैन बिगिंस, फिर द प्रेस्टिज, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, द डार्क नाइट राइजेस, इंटरस्टेलर, डनकिर्क, टेनेट, और 2023 में इनकी सबसे मोस्ट अवेटेड मूवी आ रही है ओपेनहाइमर, जो कि बेस्ड है हिस्टोरिकल इवेंट पे कि एटॉमिक बॉम्ब को कैसे इन्वेंट किया गया, कैसे प्रोड्यूस किया गया, और ये बेस्ड होगी ओपेनहाइमर की लाइफ पर, जिन्होंने पहला एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। इस मूवी की हाइप इतनी ज़्यादा क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि इस मूवी की कास्ट इतनी ज़बरदस्त है? नहीं, इस मूवी की स्टोरी लाइन और इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी है वो एकदम मास्टरपीस है। क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने ये क्लेम किया है कि इस मूवी में ना ही कोई वीएफएक्स का यूज़ किया गया है, ना ही कोई सीजीआई का यूज़ किया गया है। इसका मतलब इस मूवी में जो एक्सप्लोजन्स दिखाए गए हैं वो एक्चुअल में रियल एक्सप्लोजन है, और उन्हें क्रिएट किया गया था सेट पर। क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्मोग्राफी है वो अपनी फिल्मोग्राफी में 3 चीज़ों से सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। पहला टाइम, दूसरा स्कोर यानी कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है मूवी का, और तीसरा सिनेमेटोग्राफी। नोलन की इंसेप्शन और टेनेट टाइम पर बेस्ड मूवीज़ हैं, जहाँ पर इंसेप्शन में एक ही वक्त पर बहुत सारे सीन्स चल रहे थे। उसी तरह से टेनेट मूवी में टाइम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों ही थीम में चल रहा था। हालांकि टेनेट मूवी को इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, पर ये अपने आप में एक यूनिक मूवी है। आपको इस आइडिया की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी जो आइडिया इन्होंने स्टार्ट किया। आई मीन इट इज़ यूनिक। और फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो वो क्रेडिट जाता है इंटरस्टेलर मूवी को। इस मूवी की सबसे कमाल की बात यह है कि इस मूवी में एक ब्लैक होल दिखाया गया है, और हैरानी की बात यह है कि जब तक ये मूवी रिलीज़ हुई थी 2014 तक, तब तक ब्लैक होल का एक्चुअल फुटेज नहीं था। पर थ्योरी और आइंस्टाइन ने जितनी भी बुक्स लिखी थी उसके मुताबिक क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी इमेजिनेशन से और आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसके बेसिस पर एक ब्लैक होल तैयार किया। और जब नासा ने कुछ सालों बाद एक्चुअल ब्लैक होल की तस्वीर ली, तब वो इस ब्लैक होल से काफ़ी ज़्यादा मैच करती थी। क्रिस्टोफर नोलन ने हर एक जॉनरा में मूवी बनाई है, भले ही वो एक्शन हो, कॉमिक एक्यूरेट हो, इसके अलावा चाहे वो सुपर हीरो मूवी हो, और इंटरस्टेलर जैसी स्पेस एक्सप्लोरेशन मूवी हो, और फ्यूचर टेलिंग मूवी हो, या फिर कोई हिस्टोरिकल मूवी हो जैसे कि डनकिर्क। बात करें मेरी टॉप 3 फेवरेट नोलन मूवीज़ की, तो डनकिर्क, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बैटल दिखाई है, और एक्शन सीक्वेंस इतना रियल और कमाल के लगते हैं मानो जैसे आपके सामने हो रहे हो। और इसमें एक ही वक्त पे 3 टाइमलाइन दिखाई हैं, द एयर, द सी एंड द ग्राउंड। इसके अलावा इसका बैकग्राउंड स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। दूसरे नंबर पे इंटरस्टेलर। इसके बारे में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि जितना रियलिस्टिक इस मूवी ने स्पेस एक्सप्लोरेशन को दिखाया है ना, उतना शायद ही किसी और मूवी ने दिखाया हो। इसे कई अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी किया गया, जिसमें से इसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते भी हैं। और फर्स्ट नंबर पे है द डार्क नाइट। इस मूवी में हमें एक लेजेंडरी बैटमैन और एक लेजेंडरी विलन यानी कि जोकर साथ में दिखाया गया है।
ये अभी तक की सबसे बेस्ट कॉमिक बुक मूवी है। बैटमैन की फर्स्ट मूवी आई थी बैटमैन बिगिंस और ये उसका सेकंड पार्ट है और ये उन मूवीज़ में से है जो अपनी ओरिजिनल मूवी से भी बेस्ट है। ये मूवी बैटमैन को एक अनदर लेवल सुपर हीरो बनाती है। बैटमैन कितना भी फिजिकली या मेंटली टॉर्चर क्यों ना हो जाए, वो कभी भी अपने मोरल कोड से बाहर नहीं जाता। बैटमैन कभी भी किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारता, फिर चाहे उस क्रिमिनल ने कितने भी क्राइम क्यों ना किया हो, कितने भी मर्डर क्यों ना किए हों, पर वो कभी भी उसे जान से नहीं मारेगा बल्कि उसे जस्टिस के सहारे सज़ा देगा। और यही चीज़ उसे बैटमैन बनाती है, यही चीज़ उसे जस्टिस बनाती है। टिम बर्टन का बैटमैन और जैक स्नाइडर के बैटमैन ने इस पॉइंट को पूरी तरह से मिस कर दिया। उनके बैटमैन एक्चुअली लोगों को मारते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके बैटमैन बेकार हैं, उन्होंने भी बैटमैन को एक अलग लेवल पर पहुँचाया और जैक स्नाइडर का बैटमैन तो मेरा फेवरेट है। पर फिर भी उन्होंने इस पॉइंट को पूरी तरह से मिस कर दिया है कि बैटमैन कितना भी मेंटली टॉर्चर क्यों ना हो जाए, वो अपने आप को ओवरकम कर ही रहता है। बट नोलन नेल्ड इट। इसके अलावा इस मूवी का जो विलन है जोकर, वो भी काफ़ी लोगों को पसंद आया। उसकी लेजेंडरी एक्टिंग के लिए हीथ लेजर, जिन्होंने इस एक्ट को प्ले किया था, उन्हें ऑस्कर भी मिला। अब बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन की कि वो किस तरह से मूवीज़ को डायरेक्ट करते हैं और उनके की पॉइंट्स कौन कौन से हैं। क्रिस्टोफर नोलन बताते हैं कि ना ही उन्होंने कोई फ़िल्म मेकिंग स्कूल में पार्टिसिपेट किया है और ना ही कोई अदर कोर्स किया है रिलेटेड टू फ़िल्म मेकिंग। ही इज़ अ सेल्फ टॉट फ़िल्म मेकर, यानी कि उन्होंने जितना कुछ भी सीखा है खुद से ही सीखा है। और जब वो 9 साल के थे तब उन्होंने अपनी पहली फ़िल्म बनाई थी। तो ऐसा क्या ख़ास है क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़ में जो इनकी मूवीज़ को इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है? तो सबसे फर्स्ट पॉइंट पर है कैरेक्टर डेप्थ। क्रिस्टोफर नोलन अपने कैरेक्टर्स को खुद ही राइट करते हैं और उनका हर एक कैरेक्टर अपने पास्ट में किसी ना किसी चीज़ से सफ़र कर ही रहा होता है। जैसे कि ब्रूस वेन के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी बचपन, या फिर इंटरस्टेलर में लियोनार्डो डिकैप्रियो का कैरेक्टर जो खुद ही अपने पास्ट में फंसा हुआ था, और इंटरस्टेलर में मैथ्यू मैकॉनही का कैरेक्टर जो अपनी फैमिली प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा था। दूसरे नंबर पे कास्ट। क्रिस्टोफर नोलन अपने कुछ मूवीज़ में अपने कास्ट को रिपीट करते हैं, जैसे कि सिलियन मर्फी, टॉम हार्डी, एना हैथवे और माइकल केन, और इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। हालांकि वो इन एक्टर्स को इसलिए कास्ट करते हैं बार बार क्योंकि ये लेजेंडरी एक्टर्स हैं। और जब आप किसी एक एक्टर के साथ काम करते हैं तो फिर उसके साथ आपको मतलब एक्टिंग किस तरह से वो करता है उसका मेथड समझ में आ जाता है, और एक्टर को भी डायरेक्टर का मेथड समझ में आ जाता है, जिससे कि उन्हें फ़िल्म को प्रोड्यूस करने में आसानी होती है। और तीसरे नंबर पे फ़िल्मोग्राफी। क्रिस्टोफर नोलन अपने हर एक मूवी को बहुत ही रियलिस्टिक रखते हैं। वो सीजीआई का बहुत कम यूज़ करते हैं और स्टंट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा रियल स्टंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। फिर चाहे वो इंसेप्शन मूवी में रियल स्टेज बनाना हो जिससे कि वो ड्रीम सीक्वेंस को रियलिस्टिकली दिखा सकें, या फिर डनकिर्क जिसमें रियल फाइटर जैसे उन्होंने एक्चुअल बॉम्ब को ज़मीन पर गिराया। और टेनेट मूवी में तो उन्होंने एक सचमुच का प्लेन बिल्डिंग में क्रैश करा दिया था। और अभी इस बात पर मीम्स बन रहे हैं कि ओपेनहाइमर में वो एक रियल एटम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब सिर्फ फिजूल की बातें हैं, सिर्फ मजाक है। हाँ, पर उन्होंने टीएनटी और अदर एक्सप्लोसिव का यूज़ किया है एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन दिखाने। और अगर ओपेनहाइमर मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये मूवी सेट है 1945 में, जब हिटलर और उसके नाजीज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीतना चाहते थे तो अमेरिका ने रॉबर्ट ओपेनहाइमर को काम पे लगाया। उस वक्त एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था द मैनहट्टन प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें अमेरिका एक एटम बॉम्ब बनाना चाहता था। हालांकि उनके पास आइंस्टीन का आइडिया था जिससे कि वो एटम बॉम्ब को बना सकते थे। तब उन्होंने रॉबर्ट ओपेनहाइमर को काम पर लगाया और उन्होंने इस चीज़ को हकीकत में तब्दील कर दिया और एटम बॉम्ब बना के दिखा दिया, जिससे पूरी दुनिया बदल गई। ओपेनहाइमर मूवी एक तरह से एक डार्क साइकोलॉजी को भी दिखाती है। इस मूवी को 2 वर्जन्स में शूट किया गया है, एक ब्लैक एंड वाइट और दूसरा रेगुलर। ब्लैक एंड वाइट को इसलिए शूट किया गया ताकि वो डार्क और ब्रूटल सीन्स को दिखा सकें जो कि एटम बॉम्ब के एक्सप्लोजन से होंगे और इससे क्या क्या लोगों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। और एक तरह से ओपेनहाइमर को इसमें किसी एक हीरो की तरह नहीं दिखाया गया, क्योंकि जो इंसान ने इतना पावरफुल वेपन बनाया जो कि पूरी दुनिया को बदल के रख दे, वो एक हीरो कैसे हो सकता है। तो ये मूवी इसी चीज़ पर फोकस करेगी कि क्या ओपेनहाइमर एक हीरो है या फिर वो भी बाकी सब की तरह
एक डिस्ट्रक्शन चाहता है, और ये ओपेनहाइमर से भी एक तरह से क्वेश्चन करेगी खुद के कैरेक्टर से कि क्या वो सही कर रहा है या फिर गलत। और ये मूवी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर को क्वेश्चन करती है कि क्या फ्यूचर में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हो सकते हैं, अगर हाँ तो हम उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या प्लान्स हैं, या फिर हमें न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए, पूरे वर्ल्ड को न्यूक्लियर हथियार जिस जिस देश के पास हैं उन्हें अपने हथियार को ख़त्म कर देना चाहिए। और साथ ही साथ जिस दिन ये मूवी रिलीज़ हो रही है 21 जुलाई को, उसी के साथ ही बारबी नाम की मूवी भी आ रही है जो कि इसके साथ ही रिलीज़ हो रही है। जहाँ एक तरफ ओपेनहाइमर जैसी डार्क थ्रिलर मूवी, वहीं दूसरी तरफ बारबी एक फ़नी एंड कॉमेडी टाइप मूवी है। पर क्रिस्टोफर नोलन का फ़ैन बेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ओपेनहाइमर ही सक्सेसफुल हो पाएगी। तो मैंने ये वीडियो स्पेशली ओपेनहाइमर पर बनाई थी क्योंकि मैं ये वीडियो एक्चुअली बनाना चाहता था, इस बारे में बात करना चाहता था, बिकॉज़ क्रिस्टोफर नोलन मेरे फेवरेट डायरेक्टर हैं। और इस मूवी में जो ओपेनहाइमर का रोल प्ले करने वाले किलियन मर्फी, वो भी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। और मैं इस मूवी का रिव्यू डेफिनेटली ज़रूर डालूँगा जब मैं इस मूवी को देख लूँगा। तब तक के लिए आप मेरी अदर वीडियोज़ चेक आउट कर सकते हैं, और पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक भी करिएगा। एंड टेक केयर, गुड